नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए यूएसए में। यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की गैदरिंग हो रही है, वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो जयशंकर साहब भी यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस दौरान इनका एक इंटरव्यू होता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और इस इंटरव्यू के दौरान एक बात आती है कि भारत की हिस्ट्री में 3 बड़े ब्लंडर कौन से थे, कौन सी वो 3 चीजें थी जिसमें हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे रह गए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जयशंकर साहब ने कहा क्या है। वैसे जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाली जो वीडियो है वो इंग्लिश में है, ऑडियो पता नहीं इन लोगों ने कैसे रिकॉर्ड करी है, सुनने में काफी प्रॉब्लम आती है। मगर जो बातें जयशंकर साहब ने यहाँ पर कही है, पहले इन्होंने हिंदी में कही थी। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि इंडिया के 3 सबसे बड़े ब्लंडर कौन से थे। मेरे एनालिसिस में हमें 3 जगह चोट पहुंची है। एक तो विभाजन में, कि भारत जो है वहाँ से छोटा हो गया, और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रैटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। ना भारत का विभाजन मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे रीजन के लिए। आप सोच कर देखिए, घूम फिर के हम सब जो यहाँ पर लोग रहते हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, एंसेस्टर्स काफ़ी हद तक सेम है, कई सदियाँ, कई हज़ारों साल हमने इकट्ठा बिताए हैं। बट फाइनली आकर जब नेशन स्टेट्स बनाने की बारी आई, तब हमने एक अजीब सा काम किया, बंटवारा यहाँ पर कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया स्पेसिफिकली आप अगर देखो तो हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत रिड्यूस कर दिया गया। पाकिस्तान तो खैर जब से बना था तब से लग रहा था कि लॉन्ग टर्म में ये एक सक्सेसफुल आइडिया होगा नहीं, मगर इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बट सैडली पाकिस्तान को जो ज्योग्राफी दे दी गई और जो इनकी दुश्मनी थी इंडिया के अगेंस्ट, उसकी वजह से इंडिया का एक्सेस सेंट्रल एशिया को बिल्कुल ब्लॉक हो गया। आज भी कई सालों के बाद हम ईरान की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए सेटबैक था कि हमारा विभाजन कर दिया गया। एक तरफ आप अगर देखो चाइना को, तो चाइना कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर इस तरीके से फैलता गया। यहाँ पर आप देख पाओगे 1949 का चाइना आप अगर देखो, कितनी कम धरती है। उसके बाद लगातार इन लोगों ने तिब्बत का रीजन, उसके अलावा ऊपर के जो नॉर्दर्न प्रोविंस हैं, ये सब कब्जा लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। चाइना का विस्तार हुआ 1940 से लेकर 50 में, चाइना का विस्तार हुआ, इंडिया सिकुड़ सा गया। दूसरा मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया है। अगर आप जो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती, तो इंडिया चाइना एक फ़र्क ये है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था। और वो 15 साल का गैप जो है एक बार, और मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई देता है। जयशंकर साहब ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कही है। जो सेकंड मेजर ब्लंडर भारत के हाथों हुआ है वो ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बड़ी देरी कर दी। चाइना आगे निकल गया। चाइना के जो लीडर्स थे वो समझ गए कि जो एक पॉलिसी है ना कि हर जगह सरकार लोगों की मदद करेगी, हर जगह सरकारीपन होगा, ये हमको ख़त्म करना होगा। एक ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने ओपन करी थी 1978 में, जिसके अंडर इन्होंने ये भी कोशिश करी कि रोज़गार की सारी जिम्मेदारी, मार्केट को मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी चाइना की सरकार अपने से दूर करके जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होंगे, उनको दे देंगे। ये जो एडम स्मिथ का आप कह लीजिए सिद्धांत है ना कि एक इनविजिबल हैंड है जो इकोनॉमी को, जो मार्केट को गाइड करता है, उसी पर चाइना आगे बढ़ा। चाइना ने समझ लिया था कि ये जो सोशलिज्म है इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर इन्होंने जो ब्रांडिंग है वो रखी अपनी कम्युनिस्ट, मगर अंदर से जो इनकी पॉलिसीज़ थी, ये 1978 के बाद कोई कम्युनिस्ट कंट्री की पॉलिसी इतनी लगती नहीं थी। तो चाइना ने बड़े स्केल पर अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी 1978 में। इंडिया ने यह सब किया 1991 में, जब नरसिम्हा राव फाइनली बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे इंडिया के इस वक्त वित्त मंत्री। और 1991 रिफॉर्म्स के बारे में आप सबको पता होगा। LPG रिफॉर्म्स हम इनको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हालांकि प्राइवेटाइजेशन
भारत में आज भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब सरकार के हाथ में ये कंपनी नहीं है, प्राइवेट प्लेयर चलाएंगे तो नौकरियों का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। बट अब इवेंचुअली अगर आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो जो ये इकोनॉमिक सिद्धांत का बेस है एलपीजी, इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो गैप है इंडिया चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये लगभग आपको 13-14 साल के आसपास का मिलेगा। और इंडिया और चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट को आप अगर कैलकुलेट कर दोगे ना, तो वो जयशंकर साहब सही कह रहे थे, हम लगभग 14-15 साल चाइना से पीछे हैं। इसी वजह से अगर हम लोग भी अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते टाइम से तो शायद आज के समय हमारा देश भी ज्यादा डेवलप्ड होता। और ऐसा नहीं है कि चाइना हमसे आगे निकल गया तुक्के से। चाइना को एक बहुत ज्यादा काबिल लीडर मिले जिनके बारे में आपको बताना चाहिए। इनका नाम था डेन जियाओपिंग। इनको काफी बार कहा जाता है द जनरल आर्किटेक्ट ऑफ चाइना। जो आज के समय मॉडर्न चाइना की इकोनॉमी है वो इन्हीं के थॉट प्रोसेस पर बिल्ड हुई थी। और आप जान के हैरान होंगे, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में, यूके यूरोप की यूनिवर्सिटीज में जब इंडिया चाइना को कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली 1978 और 1991 की तुलना वो सब करेंगे। तो आपको पता है हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब को ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नरसिम्हा राव साहब थे भारत के डेन जियाओपिंग। जो डेन जियाओपिंग ने चाइना के लिए किया था, नरसिम्हा राव ने कोशिश करी कि भारत के लिए करे। बट इन्होंने, मैं कहूँगा, शुरुआत कर दी, मगर इन रिफॉर्म्स को आगे कैरी आउट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि डेन जियाओपिंग को देखो क्या है कि उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी। उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि लिबरलाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो कोई प्रोटेस्ट, कोई मीडिया स्क्रूटनी उनको नहीं रोक सकती। कोई इलेक्शन का डर नहीं है, कोई कुर्सी छीनने का डर नहीं है। वो आराम से अपने डिसीजन ले सकते हैं। भारत के नेताओं को, भारत के लीडर्स को ये सहूलियत नहीं थी। अब मुझे अच्छे से याद है 2014 में जब मोदी जी पावर में आए थे ना, तब मोदी जी को काफी बार कहा जाता था कि शायद ये होंगे भारत के डेन जियाओपिंग। ये फाइनली इंडिया का जो रिफॉर्म प्रोसेस है कंप्लीट कर देंगे और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ओवर द इयर्स खूब आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि मोदी जी को वही करना होगा भारत के लिए जो डेन जियाओपिंग ने किया था चाइना के लिए। धीरे धीरे 2019-20 तक आते आते लोग ये बात समझ गए कि ना नरसिम्हा राव ना मोदी जी कंप्लीटली वो काम कर सकते हैं जो डेन जियाओपिंग ने किया था। क्योंकि रुकावटें बहुत आती है। आप इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाते हो, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आपको रोल बैक करना पड़ता है, फिर आप सर खुजाते हो, फिर आप कुछ नई तरीके से कोशिश करते हो आगे बढ़ने की। तो देखिए, डेमोक्रेसी में आपको एडवांटेजेस मिलते हैं मगर उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। बट ओवरऑल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब आज से 100 साल बाद हिस्ट्री पढ़ी जाएगी तो कोई इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि कौन सा रिफॉर्म हमने कब लाए थे, कब रोल बैक कर लिया, बीच में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। लोग सीधा सीधा देखेंगे, अच्छा चाइना ने मुश्किल निर्णय लिया, इंडिया झिझका, इंडिया पीछे रह गया। तो ओवरऑल इसको आप एक ब्लंडर ही कहोगे। इसलिए जयशंकर साहब ने कहा है कि दिस इज ए ब्लंडर। और तीसरी बात ये थी कि हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया, 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए। हमारी आदत भी है, टालने की आदत है। हाँ, तो ये 25 साल जो है, तो ये 15, तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये तीन जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है। इसकी जो परिणाम जो हैं अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक यहाँ पर बात बोली गई है कि भारत आज भी भुगत रहा है वो सब डिलेज। अब न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में हमने क्या डिले कर दिया? देखिए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ 1974 में। चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था 1964 में, भारत से 10 साल पहले। होमी जहांगीर भाभा की डेथ की वजह से एक तो वैसे ही भारत का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम था इसमें एक बहुत ही बड़ा डिले हमको फेस करना पड़ा। चाइना हमसे आगे निकल गया। फिर देखो, एक बहुत ही अजीब सा काम हुआ हमारे देश में कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद 1974 से लेकर हमको फिर 1999 का टाइम लग गया। पोखरान 2 में हमने दुनिया को बता दिया
कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, नहीं तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अपने आप में काफ़ी नहीं था। वी नीडेड पोखरान 2। पोखरान 2 होना चाहिए था आराम से 1976 या फिर 1980s के आसपास। ये बिना बात का जो एक बहुत ही बड़ा डिले हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है तेज़ करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ही ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों का फ़र्क है पोखरान 2 और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट में। दोनों कंट्रीज़ ने एक साथ ही न्यूक्लियर टेस्ट किए। दिस वॉज ए डिजास्टर। कोई भी कहेगा दिस वॉज ए कंप्लीट डिजास्टर। हमारे पास जब एज थी, हम उसका यूज करके जो एक पार्टीशन के बाद हमारे सामने जो एक ज्योग्राफिकल रुकावट रखी गई थी, हम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते थे, बट सैडली वी वेस्टेड मैनी ईयर्स। तो ये थे 3 भारत के बड़े ब्लंडर। ना यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि और भी कुछ और ब्लंडर भारत कर चुका है जिसके बारे में मेंशन यहाँ पे होना चाहिए? कोई 4th ब्लंडर, 5th ब्लंडर लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो मैं कोशिश करूंगा उसको पिन भी कर दूं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग देख पाए आपकी कमेंट। तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, IIT, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की, और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट, किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।